कहते हैं कि हर बाप चाहता है उसका बेटा उससे भी बड़ा इंसान बने, लेकिन कई बार यही चाहत जिद का रूप ले लेती है। उधर बेटा भी यही सोचता है, पिताजी मेरी बात क्यों नहीं समझते, और फिर शुरू होता है रोज का वही सिलसिला। छोटी छोटी बातों पर बहस, बहस से नाराजगी और नाराजगी से खामोशी। ऐसा नहीं था कि रमेश जी और संदीप एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, बस दोनों में से कोई भी पहले झुकना नहीं चाहता था। संदीप, मैंने कहा था ना बिजली का बिल जमा करके आना। अरे पिताजी, आज ऑफिस से बहुत देर हो गई थी, कल सुबह सबसे पहले जमा कर दूंगा बस। कल कल कल, तेरे लिए हर काम कल ही होता है। एक दिन की तो बात है। जिम्मेदार आदमी एक दिन की बात नहीं करता, काम समय पर करता है। पिताजी, हर बात पर डांटना भी जरूरी नहीं होता। और हर बात का जवाब देना जरूरी होता है क्या? अरे बस पे कीजिए आप दोनों, सुबह से दोनों ऑफिस गए थे, आते ही फिर शुरू हो गए। मैं शुरू करता हूँ। मैंने कब कहा आपने शुरू किया? तेरी बात ही बता देती है। आखिर तू कहना क्या चाहता है? अरे भगवान, एक दिन तो ऐसा कर दो कि बिना बहस किए खाना खा लो आप दोनों। घर में सबसे मुश्किल काम खाना बनाना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है एक ही थाली में बैठे दो नाराज लोगों को साथ में खाना खिला देना। सरोज जी पिछले कई सालों से यही कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उनके लिए अब हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। कुछ दिन बाद, सुनिए, शर्मा जी का फोन आया था। क्या कह रहे थे? अपनी बेटी आरोही का रिश्ता लेकर आना चाहते हैं। लड़की अच्छी है? अरे बहुत संस्कारी है, पढ़ी लिखी भी है। फिर बुला लो, बाकी सब भगवान की मर्जी। कहते हैं बहू सिर्फ घर में नहीं आती, अपने साथ नई खुशियां भी लेकर आती है। सरोज भी यही सोच रही थी कि शायद अब घर का माहौल बदल जाएगा, क्योंकि नई बहू के आने से नया रिश्ता तो जुड़ता ही है, एक नया एहसास भी साथ में जुड़ जाता है परिवार में। रिश्ता देखने के दिन। आपको कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बस एक ही सवाल है। जी। आपको गुस्सा जल्दी आता है? क्यों? क्योंकि हमारे घर में एक गुस्से वाले इंसान पहले से है, दूसरा आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। मुझे गुस्सा कम आता है, लेकिन सामने वाला अगर अपनी गलती मान ले तो और भी कम आता है। मतलब मुझे भी अपनी गलती मानना सीखना पड़ेगा। रिश्ते में जीतने से ज्यादा जरूरी होता है रिश्ता बचाना। ये बात मुझे अच्छी लगी। सिर्फ अच्छी लगी या फिर मुझे आपकी बात और आप दोनों बहुत अच्छे लगे। कभी कभी कुछ लोग पहली मुलाकात में ही अपना असर छोड़ जाते हैं। आरोही भी उन्हीं लोगों में से थी। संदीप को लगा शायद अब सचमुच जिंदगी बदल जाएगी। वहां आरोही को भी संदीप का स्वभाव भा गया था। दोनों ने परिवार की मर्जी और आशीर्वाद से कुछ ही महीनों में शादी कर ली और एक नए सफर की शुरुआत के साथ आगे बढ़ रहे थे। शादी के बाद, बहू तेरे आने से तो घर में रौनक आ गई। माँ जी, ये घर अब मेरा भी तो है। और ये बात हमेशा याद रखना। अब तो पिताजी भी मुस्कुरा रहे हैं। तो क्या मैं तुम लोगों को खड़ूस लगता हूँ जो कभी मुस्कुराता ही नहीं? हाँ, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। सभी हंसते लगते हैं। कुछ दिन तक सब ठीक चला। आरोही अपनी समझदारी से हर छोटी बात संभाल लेती थी। उसे लगता था कि अब पिताजी और संदीप के बीच की दूरियां भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन कुछ आदतें इतनी जल्दी कहाँ बदलती है। एक महीने बाद, संदीप, मैंने कहा था दुकान वाले से हिसाब करके आना। पिताजी, आज क्लाइंट की मीटिंग थी इसलिए नहीं जा पाया। फिर वही बहाना। अरे हर बार बहाना नहीं होता। तेरे पास हर गलती का जवाब जरूर होता है। क्योंकि हर बार गलती मेरी नहीं होती पापा, आप समझते क्यों नहीं है? अच्छा, अब मैं गलत हो गया? मैंने ऐसा नहीं कहा। कहने की जरूरत नहीं है, तेरे बोलने का तरीका ही काफी है। रहने भी दीजिए ना। नहीं सरोज, आज फैसला हो ही जाए। कौन सा फैसला? अगर तुझे मेरी कोई बात पसंद नहीं तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी। ठीक है पिताजी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? जी, इसका मतलब ये कि आज के बाद मैं आपको शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। संदीप बेटा सुन, ऐसे नहीं बोलते बेटा। नहीं माँ, बहुत हो गया। जा जा, देखता हूँ कितने दिन बाहर रह लेता है। जितने दिन रहना पड़े रह लूंगा, लेकिन याद रखना, इस घर की चौखट पार करके गया तो वापस आने की जरूरत नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं माँ, रहने दीजिए। आज मैं भी कसम खाता हूँ, इस घर का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। अब से पड़ोसन के हाथ का खाएंगे, लेकिन इस घर का नहीं। संदीप, सुनिए संदीप, गुस्से में इंसान अक्सर ऐसी बातें कह देता है जिनका दर्द उसे बाद में समझ में आता है। संदीप तो घर छोड़कर सामने वाली गली में किराए के मकान में रहने चला गया।
लेकिन एक माँ का दिल आज भी उसी चौखट पर खड़ा था जहां से उसका बेटा गुस्से में निकल कर गया था। उसे सिर्फ एक ही चिंता खाए जा रही थी। जिस बेटे ने कसम खाई है कि अब इस घर का कुछ नहीं खाएगा, क्या सचमुच एक माँ उसे भूखा देख पाएगी? कहते हैं एक माँ अपने बच्चों से चाहे कितना भी नाराज क्यों ना हो जाए, लेकिन जब खाने की थाली सजाती है ना, तब सबसे पहला निवाला उसी बच्चे के बारे में सोचकर बनाती है जो उससे दूर होता है। सुबह घर पर, बहू जरा इधर आना। जी माँ जी। आज मैंने संदीप की पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं, ये डिब्बा उसे दे देना। लेकिन माँ जी उन्होंने साफ कह दिया था इस घर का कुछ नहीं खाएंगे। इसीलिए तो तुझसे कह रही हूँ। और अगर उन्होंने पूछ लिया कि किसने भेजा है तो? कह देना पड़ोस वाली आंटी ने भेजा है। झूठ बोलना पड़ेगा? अरे कभी कभी किसी का पेट भरने के लिए बोला गया झूठ भगवान भी माफ कर देता है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं पहुंचा दूंगी। माँ के हाथों का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं बनता, उसमें दुआएं भी मिली होती है। शायद इसीलिए दुनिया की कोई भी रसोई माँ की रसोई की बराबरी नहीं कर पाती। आरोही को भी ये बात पता थी, इसलिए उसने भी सास की बात का मान रखना ही बेहतर समझा। संदीप के नए घर पर, सुनिए। अरे ये डिब्बा किस बात का? वो सामने वाली पड़ोसन ने भेजा है। पड़ोसन? क्या है इसमें? कह रही थी नए पड़ोसी आए हैं, खाली हाथ कैसे रहने दे। वाह, बड़े अच्छे लोग हैं। खोल कर देखिए ना। अरे आलू के पराठे और ये आम का अचार भी। एक बात बताऊं? क्या? पड़ोसन के हाथ का खाना तो बड़ा कमाल का है। अच्छा लगा आपको? बहुत, बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। अच्छा है, रोज कभी ना कभी कुछ भेज ही देती है। फिर तो मैं भी उनका शुक्रिया जरूर करूंगा। कुछ देर बाद, बहू उसने खाया? जी माँ जी, बड़े चाव से खाया। कुछ कहा? कह रहे थे पड़ोसन के हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। आप क्यों हंस रही हैं? इसलिए कि बेटा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ के हाथ का स्वाद छोड़ नहीं सकता। झूठ सिर्फ एक दिन का नहीं था, अब तो ये रोज की आदत बन चुकी थी। जिस दिन सरोज जी कुछ अच्छा बनाती, उसी दिन कोई ना कोई डिब्बा चुपचाप बहू के हाथों संदीप तक पहुंच जाता। कुछ दिन बाद, बहू आज मूंग की दाल का हलवा बनाया है। जी, मैं अभी लेकर जाती हूँ। आज क्या भेजा है पड़ोसन ने? पहले खोल कर तो देखिए। अरे वाह, मूंग का हलवा। खाइए। कमाल यार। क्या हुआ? ये पड़ोसन आखिर है कौन? अब क्यों? कभी पराठे, कभी खीर, कभी हलवा, कभी कड़ी। इतना अच्छा खाना तो किसी होटल में भी नहीं मिलता। सच में, एक दिन मिलवाना उनसे। मिलवा दूंगी। अब पहले खाइए तो वो खाना। कई बार भगवान भी मुस्कुरा देते होंगे जब कोई बेटा अपनी ही माँ का हाथ का खाना खाकर किसी और की तारीफ कर रहा होता होगा, लेकिन उस माँ के लिए तो वही काफी होता है कि उसका बेटा कम से कम खाना तो खा रहा है, चाहे वो उसे पड़ोसन कहे या कुछ और। एक शाम। और भाई, नए घर में सब ठीक? हाँ जी, सब बढ़िया। खाना कौन बनाता है? आरोही बनाती है, लेकिन पड़ोसन भी कमाल किया है। वाह वाह वाह, अब भाभी को छोड़कर पड़ोसन के पीछे भाग रहा है। चल क्या रहा है आखिर? अरे ऐसा कुछ नहीं है पागल, मैंने तो कभी उसे देखा भी नहीं है, बस उनके हाथ का खाना खाता रहता हूँ। फिर तो मिलवा। अरे मैं खुद आज तक नहीं मिला हूँ। बिना मिले इतना भरोसा? अरे भाई, इंसान उसके व्यवहार से पहचाना जाता है, चेहरा देख कर नहीं। घर पर, सरोज आज फिर कुछ बनाया था क्या? जी। फिर भेज दिया होगा? हाँ। कब तक भेजती रहोगी? जब तक मेरा बेटा खुद आकर नहीं खा लेता, तब तक मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। अरे उसने कसम खाई है, नहीं खाएगा यहाँ का खाना, फिर क्या जरूरत है इन सब की? उसने गुस्से में कसम खाई थी, मैंने तो कोई कसम नहीं खाई। सरोज, माँ हूं मैं, बेटा भूखा हो या पेट भर कर बैठा हो, माँ के हाथ अपने आप उसके लिए कुछ बनाने लगते हैं। आप नहीं समझेंगे। लेकिन उसे मेरी याद नहीं आती होगी? आती है। कैसे कह सकती हो? क्योंकि जब भी मैं उसके लिए खाना बनाती हूँ ना, मुझे लगता है वो आज भी पहले जैसा ही है, वो आज भी हमारी उतनी ही प्यार करता है जितनी पहले। मैं नहीं मानता। आप मानना भी मत, बस एक दिन देखेगा बेटा जरूर लौटेगा।
माँ उम्मीद नहीं छोड़ती, और शायद इसी उम्मीद का नाम ममता है। उधर रमेश जी अपनी जिद में बैठे थे, इधर संदीप अपनी जिद में, लेकिन दोनों के बीच रोज एक डिब्बा सफर करता था, जिसमें सिर्फ खाना नहीं होता था, एक माँ की दुआ और टूटते हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश भी होती थी। अगली सुबह, बहू, आज घर पर बाबूलाल चाचा आने वाले हैं। अच्छा, रिश्ते में अपने हैं लेकिन बातों में बहुत कड़वे हैं। सब ठीक रहेगा ना माँ जी? अगर आप कहे तो मैं आ जाऊं? भगवान करे ठीक ही रहे। नहीं, तू मत आ, हम देख लेंगे। कहते हैं घर की दीवारें ईंटों से नहीं, रिश्तों से बनी होती है। जब रिश्तों में दरार आ जाए तो एक ही छत के नीचे रहने वाले भी अजनबी लगने लगते हैं, लेकिन अगर रिश्तों में प्यार बाकी हो तो दो घरों के बीच की एक छोटी सी गली भी दूरियां खत्म कर देती है। घर पर, रमेश, तेरी उम्र हो गई लेकिन अकल आज भी नहीं आई। बाबूलाल भैया, बात आराम से हो सकती है। आराम से? वो भी तुमसे? जमीन की भाग दौड़ संभालने चला है तू, पहले अपना घर तो संभाल लेता। मेरा घर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, घर अगर ठीक होता तो तेरा बेटा तुझे छोड़कर दूसरे घर जाकर नहीं रहता। भैया, ये हमारे घर की बात है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, पूरे मोहल्ले में चर्चा है कि बाप बेटे की बनती नहीं। लोगों का काम है बातें करना। लोग बातें नहीं कर रहे, सच बोल रहे। जिस बेटे को तू संभाल नहीं पाया उस पर क्या घमंड करता है? अपने लोग जब पराये बनकर बातें करें ना, तो उनके शब्द किसी तलवार से कम नहीं लगते, क्योंकि वो हमारी कमजोरी को अच्छे से जानते होते हैं। उसी समय संदीप वहां पहुंचता है। बस। अरे, तू भी आ गया? हाँ, आ गया। अच्छा हुआ। तू ही बता, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? तुझे तो पता है अपने पापा की हरकतें। बहुत गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे और मेरे पिताजी के बीच क्या रिश्ता है, ये हमारे घर का मामला है। अरे लेकिन। नहीं चाचा जी, आज मेरी बात सुनिए। हो सकता है मेरे और पिताजी के विचार अलग हो सकता है हम दोनों में रोज बहस होती हो सकता है मैं गुस्से में घर छोड़कर चला गया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कोई तीसरा इंसान मेरे पिताजी की इज्जत पर उंगली उठाए। मेरे पिताजी से ऊंची आवाज में बात करने का हक आज तक मैंने खुद को नहीं दिया, फिर आप होते कौन हो इनके बारे में ऐसी बातें करने वाले? अरे मैं तो। रिश्तेदार होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी का भी अपमान करते हैं। मेरे पिताजी जैसे भी हैं, मेरे लिए सबसे पहले मेरे पिताजी हैं। इसलिए आज के बाद अगर आपने इनके बारे में एक भी गलत शब्द बोला तो सबसे पहले आपका सामना मुझसे होगा। कभी कभी बेटा अपने पिता से नाराज जरूर होता है, लेकिन दुनिया के सामने वही बेटा सबसे मजबूत ढाल बनकर खड़ा हो जाता है, जो एक पिता की सबसे बड़ी ताकत होती है। ठीक है, मुझसे गलती हो गई। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जीत उसी की होती है जो रिश्ता बचाने के लिए अपना अहंकार हार जाए। आज बाप भी जीत गया था और बेटा भी जीत गया था, और सबसे ज्यादा जीत उस माँ की हुई थी जो इतने दिनों से दोनों के मिलने की दुआ कर रही थी। अगली सुबह, संदीप। जी माँ। आज तेरी पसंद की पूरी, आलू की सब्जी और खीर बनाई है। वाह। बैठ, मैं खाना परोसती हूँ। माँ जी, मैं भी मदद कर देती हूँ। नहीं बहू, आज अपने बेटे को मैं अपने हाथों से खाना परोसूंगी। माँ। हाँ बेटा। एक बात कहूँ? बोलना। हमारी पड़ोसन बहुत अच्छा खाना बनाती है। क्या? अब सच कह रहा हूँ, इतने दिनों में जो भी उसने भेजा हर चीज का स्वाद कमाल था। मतलब आपको पता था? तुझे कब से पता था बेटा? पहले ही दिन से। पहले दिन से? हाँ, जिस माँ के हाथ का खाना खाकर मैं 30 साल बड़ा हुआ हूँ, उसके हाथ का स्वाद मैं कैसे भूल सकता हूँ? तो फिर तूने कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं बता देता तो आप खाना भेजना बंद कर देती। मैं गुस्सा पिताजी से था माँ, आपसे नहीं। मैं घर छोड़ सकता था लेकिन आपके हाथों का स्वाद नहीं छोड़ सकता था। इसलिए हर बार मैं जानबूझकर कहता था पड़ोसन के हाथ का खाना खाएंगे, ताकि आपका दिल भी ना टूटे और मेरी जिद भी बनी रहे। पगले बेटा, चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ से जीत आज तक कोई नहीं पाया। और बाप से? बाप से लड़ाई हो सकती है, लेकिन बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे माफ कर दे बेटा। एक शर्त पर। क्या? अब से अगर मैं गलती करूं तो डांटना जरूर, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करना। और अगर मुझसे गलती हो गई बेटा तो मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा पापा। पक्का? पक्का। आप बस भी करो वरना खाना ठंडा हो जाएगा।
माँ, आज से पड़ोसन के हाथ का नहीं, सिर्फ अपनी माँ के हाथ का खाना खाएंगे। गुस्से में इंसान घर छोड़ सकता है, लेकिन माँ का प्यार नहीं छोड़ सकता। और पिता से नाराजगी हो सकती है, लेकिन उनके सम्मान से कभी नहीं। इसलिए अगर आपके घर में भी कभी रिश्तों के बीच अहंकार आ जाए तो याद रखिएगा, एक माँ के हाथ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, टूटते हुए रिश्तों को भी जोड़ देता है। सुजाता रागिनी और संजना को अपनी बहू बनाकर घर लाती है और आज उनकी पहली रसोई की रस्म होती है। देखो तुम दोनों, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है और मैं नहीं चाहती कि पहले ही दिन कोई गड़बड़ हो, इसलिए सही से काम करना। अब सास का ऐसा अवतार देख दोनों बहुएं थोड़ी सहमी हो जाती है। माँ जी, आप बाहर हॉल में जाकर आराम कीजिए, हम दोनों आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। सुजाता के जाते ही संजना और रागिनी की जान में जान आती है और गहरी सांस लेती है। फिर दोनों जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने में लग जाती है। उधर बाहर हॉल में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। नाश्ता बन जाने के बाद संजना और रागिनी दोनों आकर टेबल को सजाती है और नाश्ता लगाती है। खाना बनाने में इतना टाइम लगता है क्या? सॉरी माँ जी, वो आज पहला दिन है ना, आदत नहीं है, पर हम धीरे धीरे आदत डाल लेंगे। माँ जी, नाश्ता चख कर बताइए कैसा है। सुजाता ने जैसे ही नाश्ता चखा मुंह बना लेती है। ठीक ही बनाया है, अब जाओ जाकर नाश्ता कर लो, फिर कुछ काम करना। सुजाता की बातों से रागिनी संजना का चेहरा उतर जाता है। क्या हुआ, तुम दोनों ने मुंह क्यों लटका लिया? मैंने कुछ गलत कह दिया? कल से ऐसा नहीं चलेगा, खाना बढ़िया होना चाहिए। नाश्ता करने के बाद दोनों बेटे नीरज और सौरभ दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सुजाता अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और दोनों बहुएं भी नाश्ता करने के बाद अपने कामों में लग जाती है। और काम खत्म होने के बाद दोनों बहुएं फोन चलाने लगती है। तभी सुजाता वहां आती है और दोनों को फोन चलाते हुए देखती है। देखो तो जरा, काम खत्म नहीं हुआ और घुस गई दोनों फोन में। बस फालतू की चीजें देखने में टाइम बर्बाद करना है तुम दोनों को। अरे और भी बतेरे काम होते हैं, उन्हें जाकर कर लो। माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले ही हम फोन लेकर बैठे हैं और घर का सारा काम कर चुके हैं हम दोनों। बस ये शोभा देता है क्या काम? काम खत्म हो गया है तो बस लग जाओ फोन में। अरे घर में और भी बतेरे काम होते हैं, ये नहीं कि उन्हें जाकर कर ले। बस बहानेबाजी करनी है। अरे नजर उठाकर देखोगी तो बहुत काम नजर आएंगे। चलो अब जाकर ऊपर की छत की सफाई करो और फोन यहीं छोड़कर जाना। अब रागिनी और संजना दोनों बुरी तरह सहम जाती है और फिर दोनों ही फोन छोड़कर जाकर छत की सफाई करने में लग जाती है। संजना, माँ जी का कुछ समझ ही नहीं आता, क्या चाहती है वो हमसे? हम कितना भी कुछ कर ले कभी खुशी नहीं होती। अरे खुश होना तो दूर, जब से इस घर में ब्याह कर आए हैं कभी उनके मुंह से एक तारीफ तक नहीं सुनी है। सच कहूँ भाभी, रोज रोज इस तरह के बर्ताव से ना मैं तंग आ गई हूँ। मैं इस घर में माँ को छोड़ कर आई थी, ये सोचकर कि यहाँ माँ की कमी महसूस नहीं होगी। सच कह रही हो संजना, मैंने भी यही सोचा था कि सास के रूप में माँ मिलेगी, पर यहाँ हर दिन एक जंग है। अरे जितना चाहे मुस्कुरा लो, अच्छा काम कर लो, उन्हें पसंद ही नहीं आता। समझ ही नहीं आता कि आखिर माँ जी को हमसे चाहिए क्या। उन्हें तो बस हमारी हर बात में कमियां, बदतमीजी लगती है। रात को सभी को खाना खिलाने के बाद दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती है। संजना का उतरा हुआ चेहरा देखकर नीरज बोलता है। क्या हुआ संजना, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अब तुम ही बताओ नीरज, सारा काम खत्म होने के बाद हम 2 मिनट के लिए फोन लेकर बैठे ही थे कि उसमें भी माँ जी ने सुनाना शुरू कर दिया। जब देखो यही कहती रहती है, अपने पतियों से कुछ सीखो, कैसे काम में लगे रहते हैं। मजाल है कि काम के समय फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट करें। उन्हें हमारा जरा भी बैठना बर्दाश्त नहीं है। समझ नहीं आता आपकी माँ की प्रॉब्लम क्या है। यार संजना, ऑफिस से आते ही तुम फिर से शुरू हो गई। इसमें गलत क्या है? काम के समय काम पर ध्यान दो ना। और ये तुम्हारा और माँ का प्रॉब्लम है, इन सब में मुझे मत घसीटो। अब मुंह क्यों लटका हुआ है, सो जाओ। नीरज चादर ओढ़कर सो जाता है। दोनों माँ बेटे एक जैसे हैं, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उधर दूसरे कमरे में रागिनी का भी यही हाल और वो भी उदास होकर अपने पति सौरभ से कहती है। सौरभ जी, हमें समझ नहीं आता कि माँ जी की प्रॉब्लम क्या है। आज हम दोनों बहुएं काम खत्म होने के बाद थोड़ी देर के लिए फोन देखने लगी, अब इसमें भी माँ को प्रॉब्लम होने लगी। हमें इतना सुनाना, हम थक चुके हैं। अरे एक तारीफ सुनने के लिए हम तरस गए हैं। रागिनी, अरे इसमें रोने जैसी क्या बात है? और ये बेकार की बातें छोड़ो और चुप करके सो जाओ, बहुत टाइम हो गया है। इनसे भी कोई फायदा नहीं कहने का, इन्हें ये बेकार की बातें लगती है। अरे हम ही जानते हैं ना कि हम कैसे रहते हैं, ना हंस सकते हैं, ना 2 मिनट चैन से बैठ सकते हैं। वैसे तो इतना लाड प्यार दिखाती है कि इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। अरे हमें नहीं चाहिए ऐसा लाड प्यार।
अब अगले दिन घर का काम खत्म होने के बाद रागिनी और संजना दोनों बाथरूम में कपड़े धो रही होती है और तभी रागिनी को कोई बात याद आ जाती है और वो संजना को सुनाने लगती है। यार भाभी बस करो। कितना हंसाओगी, अब तो पेट भी दर्द होने लगा। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। पता है उसके बाद क्या हुआ? उस लड़के का हमने वो बुरा हाल किया ना, क्या बताऊं। उसने पलट कर कभी देखा ही नहीं। अच्छा अच्छा, अच्छा सबक सिखाया उसे भाभी आपने। ऐसे लड़कों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उधर हॉल में संजना और रागिनी के हंसने की जोर जोर से आवाजें हॉल तक सुनाई दे रही होती है। ये लो, शुरू हो गई दोनों की दोनों। जब देखो बत्ती सी निकालने में लगी रहती है, काम को कभी सीरियस ही नहीं लेती। रागिनी, संजना, कपड़े धो रही हो या टाइम पास करने में लगी हो? सुजाता की आवाज सुनते ही संजना और रागिनी अपनी हंसी रोकते हुए मुंह पर हाथ रखती है। माँ जी, वो बस कुछ याद आ गया था बस इसलिए। अपने पतियों को देखो, काम के समय फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते। सीखो अपने पतियों से। जब भी दोनों भाई साथ में होते हैं तो सिर्फ उनके पास काम की बातें होती है, ना कि तुम दोनों के जैसे टाइम गवाते हैं। अब कपड़े धुल गए हो तो जाकर छत पर सुखा कर भी ले आओ। बरसात का मौसम है, कोई भरोसा नहीं, न जाने कब शुरू हो जाए। हाँ माँ जी, बस हो गया, हम सुखाने ही जा रहे हैं। रागिनी भाभी जल्दी चलिए, नहीं तो बारिश का तो पता नहीं, माँ जी जरूर बरस जाएंगी। फिर रागिनी और संजना अंदर हंसी दबाते हुए छत पर पहुंचती है और खूब जोर जोर से हंसती है, जैसे कम से उन्होंने हंसने को नहीं मिला हो। और फिर वो कपड़े सुखाकर नीचे आती है। शाम को अचानक संजना की तबीयत खराब हो जाती है। रागिनी भाभी, थोड़ी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही, बदन भी काफी दुख रहा है, खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा, कुछ भी करने का जरा सा भी मन नहीं हो रहा है। संजना, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, मैं यहाँ सब देख लूंगी। अह, अरे नहीं भाभी, माँ जी को तो आप जानते ही है ना, उन्होंने मुझे आराम करते देख लिया तो फिर से सुनाना शुरू कर देंगी। अच्छा ठीक है, तुम यहीं बैठ जाओ, माँ जी आएंगी तो मैं सब संभाल लूंगी। अब रागिनी अकेले ही खाना बनाने लगती है और संजना वही कुर्सी पर बैठकर आराम करने लगती है। रागिनी को अकेले खाना बनाते देख दोपहर के 3 बजने वाले होते हैं। उधर डाइनिंग टेबल पर सुजाता खाने के इंतजार में बैठी होती है। दोपहर के 3 बजने को आए हैं और अभी तक इन दोनों से जरा सा खाना नहीं बना। जरा जाकर देखूं तो सही दोनों कर क्या रही हैं। सुजाता सीधा किचन में जाती है। 3 बजने को आए और तुम दोनों को 3 लोगों का खाना तक नहीं बनाया गया। अरे 3 लोगों का जरा सा खाना बनाने में इतना समय लगता है क्या? और संजना, तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हारी जेठानी अकेले लगी हुई है और तुम कुर्सी पर मजे से बैठी हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? वो माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। माँ जी, संजना को बहुत तेज बुखार है, मैंने ही उसे आराम करने के लिए कहा। ऐसे मुंह लटका कर बैठने से क्या बुखार ठीक हो जाएगा? अरे बुखार है तो दवाई बगैर खाओ, तभी तो ठीक होगा। और सुबह से कुछ खाया तुमने? संजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो धीरे से सर हिलाती है। नहीं माँ जी। ये लो, बुखार है, न कुछ खाया है न दवाई ली है, तो बुखार कैसे ठीक होगा? तुम जाओ रागिनी, मैं खिचड़ी बनाती हूँ। फिर सुजाता खुद से खिचड़ी बनाकर संजना को खाने के लिए देती है। इतनी सी तबीयत में मुंह लटका कर बैठ गई। अरे थोड़ा सा बुखार ही है, नीरज और सौरभ को देखो, तपते बुखार में भी ऑफिस जाते हैं। तुम्हें कुछ सीखना चाहिए उनसे। चलो अब जल्दी से ये खिचड़ी खत्म करके ये दवाई खा लो, थोड़ा आराम करके काम में लग जाना। सुजाता के जाने के बाद बेचारी संजना डरते हुए खिचड़ी खाती है। ऐसी हालत में भी माँ जी को चैन नहीं है, अभी भी उन्हें अपने बेटों की ही पड़ी है। न जाने किस मिट्टी की बनी है, इनका दिल पसीजता ही नहीं है हम बहुओं के लिए। बुखार के नाम पर ये खिचड़ी बनाकर खिला दी और ये दवाई पकड़ा दी। लो जी, निभा दिया अपना फर्ज। अरे ऐसी हालत में किसी की सास होती तो शायद वो भी तकलीफ समझती। सच में माँ जी के दिल में जरा भी दर्द नाम की चीज नहीं है। अरे खिचड़ी दवाई देने के लिए उसके साथ साथ प्यार की भी जरूरत होती है, शायद वो हम बहुओं के नसीब में है ही नहीं। अब संजना ना कुछ कहती है ना कुछ बोलती है, ना सुजाता से कुछ पूछती है। दोनों चुप चुप रहने लगती हैं। ये देख सुजाता को भी अजीब लगता है। न जाने दोनों बहुओं को क्या हो गया है, न बोलती है न ही कुछ पूछती है। मैंने तो इन्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कुछ दिन बाद सुजाता की बहन राधा और उसकी बहू ऋतु कुछ दिनों के लिए उनके यहाँ रहने आती है। अरे ये अच्छा किया तूने जो अपनी बहू ऋतु को भी साथ ले आई। अरे संजना, तुम्हारी मौसी सास और इनकी बहू ऋतु है। अब तुम दोनों खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? तुम्हारी मौसी सास के पाँव छुओ और जाकर इनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। दोनों बहुएं
संजना और रागिनी अपनी मौसी सास के पांव छूती है, फिर उनसे आशीर्वाद लेने के बाद किचन में चाय नाश्ता बनाने चली जाती है और ऋतु सोफे पर अपना पैर पकड़कर बैठ जाती है। देखा रे तू अपनी दोनों जेठानियों को कितनी सुशील है, और तूने रास्ते भर मेरी नाक में दम कर दिया। मम्मी जी ये खाना है, मम्मी जी वो खाना है। क्या मम्मी जी, देखा आपकी वजह से पैरों में कितना दर्द हो रहा है, छाला भी पड़ गया है। मैंने कहा था रिक्शा कर लो, मैंने कहा था ना कि ऑटो कर लो, पर नहीं, आपको तो अपने पैसे बचाने थे ना। जरा अपनी जेठानियों को देख, कितनी सुशील शांत स्वभाव की है, और एक तू है कि जान खाकर रख दी। अब ज्यादा जुबान मत चला, चुप करके बैठ। राधा अपने बैग से मरहम निकालती है। ला पैर इधर ला। फिर ऋतु की सास राधा के पैर में मरहम लगाती है। तुझे बताना चाहिए था ना कि तेरे पैर में छाले पड़ गए हैं, तुझे मोच आ गई है। तभी रागिनी और संजना चाय नाश्ता लेकर आती है। अच्छा तुझे भूख लगी थी ना, ये ले गर्मा गर्म कचौरी खा। राधा प्लेट से गर्मा गर्म कचौरी का टुकड़ा तोड़कर ऋतु को खिलाती है। अब ज्यादा नाटक मत कर, चुपचाप करके ये कचौड़ी खा ले, नहीं तो चक्कर आने लगेंगे। अपनी सास को मरहम लगाते देख ऋतु के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सासू माँ हो तो आपकी जैसी। रागिनी और संजना हैरान रह जाती है। सास बहू में ऐसा रिश्ता। देखा भाभी, दोनों सास बहुओं को कैसे हंस बोल रही हैं। हाँ संजना, इन्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है ना। और एक हमारी सास को देखो, न जाने किस मिट्टी की बनी है, कभी हमसे प्यार से बात तक नहीं करती। दोनों बहुएं संजना और रागिनी मौसी सास और ऋतु को नाश्ता कराने के बाद किचन में जाकर काम में लग जाती है। इधर हॉल में सुजाता का उदास चेहरा देख राधा पूछती है, क्या बात है सुजाता, तेरी दो दो बहुएं हैं, फिर भी तू इतनी उदास दिखाई दे रही है। तेरी बहू अच्छी नहीं है क्या? अरे ऐसी बात नहीं है दीदी, मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, सब काम करती भी है, पर पिछले दिनों से वो कुछ अजीब सी हो गई है, मुझसे दूर ही रहती है, न बात करती है, न कुछ पूछती है, न कोई शिकायत। फिर तो कमी तुझ में ही होगी, तू अपनी बहू के साथ अच्छे से नहीं रहती होगी, ध्यान नहीं रखती होगी उनका। अरे नहीं दीदी, मैं तो अपनी दोनों बहुओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, उनकी सेहत, खाने पीने सबका, इतना कुछ तो खिलाती पिलाती हूँ। अब बताओ इससे ज्यादा क्या करूँ मैं? अरे मेरी भोली बहन, तूने उन्हें बढ़िया खाना पीना, दूध दही मक्खन राबड़ी तो खिला दिया, पर साथ में एक माँ की ममता की मिठास देना भूल गई। तेरी बेटियां नहीं है ना, इसलिए तू उन्हें समझ ही नहीं पाई। बेटे पाले हैं ना, इसलिए तुझे बहू और बेटी को कैसे रखा जाता है मालूम ही नहीं है। मैं समझी नहीं दीदी। देख सुजाता, बहुओं को सख्ती अनुशासन से नहीं रखा जाता। तूने अपनी बहू को बेटों की तरह मजबूत बनाना सिखाया, पर ना समझ वो अपना घर अपना परिवार छोड़कर आती है, उसे एक माँ की जरूरत होती है। उन्हें यहाँ ना माँ का प्यार मिला, न सास का डांटना समझाना। सुजाता अपनी बहन राधा की बात सुनकर एकदम सन्न रह जाती है। उसे एहसास होता है कि अनजाने में वो क्या कर रही थी। सावित्री जी का अपनी बहू को डांटना और फिर प्यार से मिठाई खिलाना देखकर सुजाता की आंखें खुल गई। उन्हें समझ आ गया कि बहुओं का दिल कैसे जीता जाता है। अगली सुबह संजना और रागिनी दोनों किचन में काम में लगी होती है, तभी सुजाता आवाज देते हुए, अरे तुम दोनों कब से किचन में घुसी हुई हो, थोड़ी देर बैठकर आराम कर लो। रागिनी और संजना डरी सहमी हुई बाहर आती है। क्या हुआ माँ जी, हमसे कोई गलती हो गई क्या? प्लीज नाराज मत होइए, सच में हमें नहीं मालूम। सुजाता आगे बढ़कर दोनों बहुओं का हाथ अपने हाथ में लेती है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बेटी नहीं है ना, इसलिए मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। मुझे बेटियों की तरह प्यार जताना नहीं आता। मैं जानती नहीं कि बेटियों बहुओं के साथ कैसे रहा जाता है, उन्हें कैसे रखा जाता है। मेरा तरीका गलत जरूर हो सकता है, पर इरादा गलत नहीं। मैं दिल से तुम दोनों को प्यार करती हूँ, पर मुझे लाड प्यार करना आया ही नहीं। सास के दिल में माँ का प्यार देख संजना और रागिनी के दिल से डर पल भर में गायब हो गया और दोनों भावुक होकर सुजाता से लिपट जाती है। माँ जैसी ममता देखकर दोनों बहुओं का सारा डर गायब हो जाता है और वो भावुक होकर सुजाता से लिपट जाती है। माँ जी, गलती हमारी भी है, हमें समझना चाहिए था, हमें माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, अब से आपको जितना डांटना है डांटना, पर प्यार भी करना। अच्छा बहुत हुआ, चलो अब रोना धोना बंद करो, ये गुलाब जामुन खाओ। फिर सुजाता अपने हाथों से संजना और रागिनी के मुंह में गुलाब जामुन खिलाती है। और हाँ, आज शाम को हम तीनों बाहर घूमने चलेंगे, और तुम्हारा जो मन हो वो खाना, पर ज्यादा खर्चा मत कराना मेरा। ये सुनकर सुजाता, रागिनी, संजना जोर जोर से हंसने लगती है।
पूरे घर में खुशी का माहौल छा जाता है। बहुएं अपना मायका सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है। सास की डांट के साथ उन्हें माँ के प्यार की जरूरत भी होती है।